सुबह नाश्ते से पहले कामनी बाई मेरे पास आ बैठी। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए कहा, रूपा। जी माता जी। एक बात पूछूं बेटा? जी। बलमराज जी से कोई ख़ास बात हुई थी? कब? कल। हाँ हुई थी माता जी। क्या? मुझे बता। बस माता, जब मुझसे प्रेम झाड़ रहे थे कहने लगे, रूपा मेरे मन में दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि इतने सारे लोगों के सामने नाचती है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे सामने रहो। रूपा, मैं कामनी बाई को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, तुम उनसे बात करो। मैंने कहा कि मैं माता जी से कैसे बात कर सकती हूँ, तो वो बोले कि अगर तुम कहो तो मैं माता जी से बात कर लूँ। मैंने कहा कि कर लें, अगर माता जी ने इजाज़त दे दी तो आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। कामनी बाई ने आगे बढ़कर मुझे लिपटा लिया। फिर उन्होंने कहा, भगवान की सौगंध रूपा, मैंने तेरे बारे में ये सोचा भी नहीं था। माता जी, मुझसे कोई गलती हो गई। गलती कैसी? तूने वो काम कर दिखाया जो आज तक मेरे पास आने वाली तमाम लड़कियों में से कोई भी ना कर सकी। रूपा, तूने मुझे मालामाल कर दिया है। शुक्र है माता जी, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हुई। अरे नाराज़गी की बात करती है, मैं तो कहती हूँ कि कितना अच्छा लगेगा कि तू सोच भी नहीं सकती। उनसे कह के तुझे एक महलनुमा मकान बना कर दें, उस मकान में दुनिया की हर चीज़ मुहैया कर दें और वह मकान कामनी बाई के नाम कर दें, ताकि कामनी बाई तुझे उनके साथ जाने की इजाज़त दे दे। बोल, करेगी ऐसा? माता जी, जैसा आप कहेंगी वैसा करूँगी मैं। और फिर मैंने उस रात बलमराम जी से यही बात कही और वह मुस्कुरा कर बोले, वो बात कही है तूने रूपा जो हमने सोचा था, मगर एक बात समझ में नहीं आती। क्या? मकान कामनी बाई के नाम से क्यों हो? आप जानते हैं बलमराज जी? क्या मतलब? मेरी माँ तवाइफ है। हाँ वो तो है, और एक तवाइफ की असल मांग क्या होती है? दौलत। माँ ने मुझसे पूछा था, आपने उनसे बात की थी ना? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बलमराज जी क्या बात कर रहे थे। मैंने असल बात तो नहीं बताई, अलबत्ता मैंने ये कहा कि बलमराज जी कहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। हाँ ठीक है। फिर माता जी ने यही कहा मुझसे कि मैं बलमराज जी से कहूं कि वो एक मकान बना कर दें, मैं उसमें रहूंगी, बलमराज जी उसमें रहेंगे, लेकिन वो मकान कामनी बाई की मलकियत होगा। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें मकान बना कर दे दूंगा, हम दोनों उसमें रहेंगे। तुम अपनी बात बीच में ना लाना, तुम्हारे लिए तो मैं इसी संसार में स्वर्ग बना दूंगा। क्या समझी? स्वर्ग बना दूंगा इसी संसार में, ऐसी हसीन जन्नत जिसे कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। मैं खामोश हो गई। फिर उस रात बलमराज जी ने कामनी बाई से कहा, कामनी बाई, हमने तुम्हारी मांग सुन ली है। एक बात दिमाग में रखना कि हम जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं और बेईमान को हम कभी नहीं छोड़ते। आप क्या कहना चाहते हैं बलमराज जी? कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, मगर हमारी रूप कुमारी को हमारे लिए रखना। इस दौरान ये किसी के सामने नाचेगी भी नहीं। क्या समझी? बोलो, इसकी क्या कीमत लेती हो? जो आपका मन चाहे दे दे महाराज, आपका हुक्म हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ठीक है, फिर आपको आपकी मुँह मांगी रकम पहुंचा दी जाएगी। आप हमें बता दीजिए, जितने दिन तक हम नहीं आएंगे हमारी रूप कुमारी को नचाया ना जाए। ये हमारा हुक्म भी है, दरख्वास्त भी है। आप समझ लीजिए, हमारा हुक्म मानने वाले को आसानियाँ हासिल हो जाती हैं और हमारी दरख्वास्त ना मानने वाले को बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। आप कामनी बाई से इस बात की तवक्को रखते हैं? कामनी बाई ने कहा, और इसके बाद बलमराज जी मुझे बड़ी तसल्लियाँ देकर चले गए। रूपा अंजना के दिल में ना जाने कैसे कैसे तूफान जाग रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि उसकी मुख्तसर दास्तान भी किस कदर तवील हो गई है। लेकिन जो कुछ मैं जानना चाहता था उसे जानने के लिए इस लड़की की कहानी सुनना ही थी मुझे। और फिर हकीकत ये थी कि इस कहानी में एक अनोखा दर्द बसा हुआ था और मैं खुद दर्द की जिस जिंदगी से गुजर रहा था उसमें मेरे सीने में ना जाने कैसे कैसे तूफान उमड़ते रहते थे। और वो जो कहते हैं कि घायल की गुत घायल जाने और ना जाने कोई। रूपा की कहानी बड़ी दर्दनाक थी। वो खुद भी जैसे दिल का सारा गुबार निकालने पर तुल गई। मैं बहरहाल अपने आप में खोया हुआ था, लेकिन रूपा की कहानी ने मुझे अपने आप में समो लिया और मैं इस कहानी को सुनने के लिए बेचैन था। मैंने देखा कि रूपा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन मेरे दिल में जो आंसू थे मैं उन्हें ही ना खुश्क कर सका। तो रूपा की आंखों के आंसू कैसे पहुंचता? कामनी बाई ने कहा, और अब बलमराज जी कुछ अरसे के लिए बाहर चले गए हैं। मेरा ख्याल है कई दिन उन्हें वहां लग जाएंगे। तुमने अपना काम पूरा कर दिखाया है रूप, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ खो रहे हैं। रूपा, मैं चाहती हूँ कि तुम बलमराम की गैर मौजूदगी में उन लोगों से भी राब्ते कायम करो जो हमसे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने यहाँ ना छोड़ दिया है। मगर माता जी, अगर बलमराज जी को पता लग गया तो कैसे पता चलेगा? ये तो तुम्हारी अक्लमंदी पर मुनहसिर है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, मैंने कहा। और बहरहाल इतने दिन तक के लिए मैंने अपने आप को समझाया। जब तक बलमराज जी वापस नहीं आ जाते मैं फिर रक्स करने लगी। महफिल फिर से सज गई। शिकवे शिकायत हुई, फरमाइशें हुई और रक्स जारी हो गया। तवाइफ के कोठे का दरवाज़ा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता
और इस खुले दरवाजे से जिसका दिल चाहे अंदर आ जाता है। मैं पीछे से कुछ भी थी, लेकिन उस वक्त जो कुछ भी थी मुझे उसके बारे में अच्छी तरह अंदाज़ा था। फिर एक नई शख्सियत वहाँ आई। ये एक खूबसूरत नौजवान था, बाली सी उमरिया, भोला भाला, निगाहें झुकाए अंदर चला आया। यूँ लगता है जैसे इससे पहले कभी इस कोठे पर ना आया हो। पुराने पापियों के बारे में तो लम्हों में पता चल जाता है। मैंने एक निगाह उसे देखा और ना जाने क्यों मेरा मन धड़कने लगा। हाँ, ना जाने क्यों मुझे उस पर तरस आने लगा। पता नहीं दुखों का मारा यहाँ क्यों आ मरा है। मैंने कई बार उसे देखा और इसके बाद वक्त ख़त्म हो गया। सब एक एक करके रुखसत हो गए, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। उसने एक बार भी निगाहें नहीं उठाई थीं। मेरी एक साथी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी, इस नसीब जले को क्या फालिज हो गया है? पता नहीं, मैं बात करती हूँ, कामनी बाई ने कहा और उसके पास जा बैठी। फिर बोली, सुनो, क्या सो गई हो? उसने घबराई हुई निगाहों से कामनी बाई को देखा, फिर बोला, नहीं, जाग रहा हूँ। तो फिर बेटा सब चले गए हैं? हाँ। और अब नाच गाना बंद हो रहा है? हाँ। बंद दरवाजे हो गए तो कहाँ जाओगे? कुछ पता नहीं, घर से भागे हुए हो। तुमसे मैं क्या कहूँ? नहीं, जो दिल में है कहो। यहाँ दिलों के राज राज रखे जाते हैं, लेकिन मैं इनसे। उसने मेरी जानिब इशारा किया। किससे? कामनी बाई ने मुझे देखा। वो नहीं, गलत है, गलत नज़र डाली है। बस जो कुछ भी हुआ है। क्या रूपा को पहले से जानते हो? नहीं। तो फिर? पहली बार देखा है इन्हें। क्या चाहते हो? वो बस थोड़ी देर इनके पास बैठना चाहता हूँ। कोठों पर पहली बार आए हो? हाँ। तभी तो। देखो, कोठों के आदाब होते हैं। मैं नहीं जानता। जो कुछ कह रहे हो उसकी कीमत पता है? नहीं। तो फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और आइंदा कभी इधर का रुख ना करना। यहाँ जान भी चली जाती है। आप समझी नहीं? नहीं, समझना भी नहीं चाहती। आप बताओ, तुम्हारी जेब में क्या है? वो जो नहीं, आप यूँ समझ लीजिए कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, कुछ दे नहीं सकता। तो फिर ऐसा करो कि खामोशी से बाहर चले जाओ। वो देखो, वो दो आदमी जिनकी मूंछें बड़ी बड़ी हैं ना, वो तुम्हें उठाएंगे और सीढ़ियों से नहीं बल्कि खिड़की के रास्ते बाहर फेंक देंगे। क्या समझे? हाथ पांव टूट जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। गरीब आदमियों की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। आइंदा कभी इधर रुख मत करना। चलो, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं इनसे बस थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। वो बोला और कामनी बाई ने दो साजिंदों को इशारा किया। ये हट्टे कट्टे ताकतवर आदमी थे। अपनी जगह से उठे, मूंछों पर ताव देते हुए आगे बढ़े और नौजवान को बाजुओं से पकड़ लिया। आप मेरी बात सुनिए, मान तो लीजिए ना आप मेरी बात, वो बोला। लेकिन वो दोनों उसे धक्के देते हुए बाहर निकल गए। मैं उसे देखती रह गई, क्या करती। लेकिन अब अपने बिस्तर पर पहुंचकर मेरी आंखों से आंसुओं के दरिया बहने लगे। हाय पिताजी, किस प्रेम से पाला था तुमने मुझे, और आज देखो कितनी बेबस हूं मैं कि ना जाने कब तक आंसुओं के दरिया मेरी आंखों से बहते रहे। ना जाने क्या क्या याद आ रहा था मुझे। फिर अचानक ही एक शोर मच गया। मैं सो गई थी या सोने की कोशिश कर रही थी कि उस शोर को सुनकर जाग गई। ना जाने कैसा शोर है। फिर मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। कामनी बाई की आवाज़ थी। कौन है ये? कामनी बाई घर के पिछले हिस्से की खिड़की से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हमने देख लिया और पकड़ लिया। हैं? अरे बत्ती तो जलाओ। कामनी बाई की आवाज़ उभरी। मैं ना जाने क्यों एकदम से वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। आवाज़ें बड़े कमरे से आ रही थीं, वहाँ जहाँ रक्स होता था। मैंने हैरत से देखा और उसी वक्त कामनी बाई के मुंह से निकला, अरे ये तो वही है, वही पागल कमीना कहीं का। मैंने भी उसे देखा। ये वही नौजवान था जो कामनी बाई से कह रहा था कि वो मुझसे कुछ बातें करना चाहता है। तू खिड़की से चढ़कर अंदर आ रहा था, क्यों? मैंने तुझसे कहा था ना कि दोबारा इधर का रुख मत करना। देखिए, मैं बस थोड़ी देर इनसे बातें करना चाहता हूँ। कामनी बाई, पुलिस के हवाले कर दे इसे, या खुद मार मार कर हड्डियां तोड़ दें। चोरी का इल्ज़ाम लगाओ और बंद करा दो। जिन लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था उनमें से एक ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ कामनी बाई, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। नौजवान फिर बोला, अब तो तेरा मुंह तोड़ना ही पड़ेगा, अभी हिसाब किताब कराती हूँ तेरा। सुनो, एक बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अचानक ही मैं आगे बढ़ी और वो सब मुझे देखने लगे। क्या बात है रूपा? कामनी बाई ने मुझसे पूछा। माताजी, इसका कोई दोष नहीं है। मैंने खुद ही से कहा था कि खिड़की से ऊपर आकर मुझसे बात कर ले। आप इसे छोड़ दीजिए, चलो तुम लोग जाओ, मैंने कहा। और साजिंदे जिन्होंने उसे पकड़ा था हैरान रह गए। खुद कामनी बाई भी हैरत से मुंह खोलकर रह गई। चंद लम्हात खामोश रही। फिर इसके बाद उसने कहा, रूपा क्या कह रही है तू? तूने इसे कहा था कि ये तुझसे मिलने के लिए आए? नहीं माताजी, मैंने जवाब दिया। और कामनी बाई एक बार फिर चकरा कर रह गई। तो फिर इन लोगों के सामने तुमने ये बात क्यों कही? क्या करती माताजी, आप तो इस बेचारे को मरवा ही दे रही थी। इसने काम ही ऐसा किया था? कोई ऐसा काम नहीं किया। कितने लोग आते हैं मेरे पास मुझसे बातें करने के लिए। अगर 2 मिनट के लिए भी आ जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। मैं ना जाने क्यों इस नौजवान के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा हो गई। कामनी बाई ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। चालाक औरत थी,
मौके की नज़ाकत को समझती थी और अंदाज़ा लगा सकती थी कि ये लहजा कितना सरकश है। फिर भी मध्यम लहजे में बोली, तो क्या तू इसे अपने कमरे में ले जाएगी? हाँ, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। अगर ये सिर्फ मुझसे बातें ही करना चाहता है तो बातें यहाँ इस हॉल में बैठकर भी हो सकती हैं। ना, नहीं रूप जी, मैं आपसे तन्हाई में बातें करना चाहता हूँ। नौजवान शायद पागल ही मालूम होता था। इतने बुरे हालात के बावजूद वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। बहरहाल जो कुछ भी था, मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। जो सूरत हाल थी उसे समझना मेरे पास की बात नहीं थी, लेकिन उसकी भोली भाली शख्सियत, उसका मेरे लिए इस तरह जान पर खेल जाना बड़ी परेशानी की बात थी। बहुत देर तक कामनी बाई सिलसिले में टाल मटोल करती रही, लेकिन उसके बाद उसने नौजवान को इजाज़त दे दी। मैं जो जिद कर रही थी, अलबत्ता मुझे ये बात मालूम हुई कि कामनी बाई दरवाजे पर मौजूद है और अपनी कमीनगी का सबूत दे रही है। मैंने नौजवान से कहा, सुनो, तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, अगर तुम एक गरीब आदमी हो तो यहाँ आने का ख्याल दिल से निकाल दो। अगर तुम बहुत दौलतमंद हो तो मेरे पास आकर मेरी बर्बादी का सामान मत करो। शायद मैं किसी दूसरे शख्स से ऐसी बात कभी ना कहती, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई दुख हो, इसलिए मेरी बात मान लेना, तुम्हारे फ़ायदे की बात है। नौजवान एक नज़र मुझे देखता रहा। इसके बाद उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, मैं ये समझ रहा था रूप कुमारी कि शायद आप मुझसे मुख्तलिफ अंदाज में बात करें, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया। जब इंसान किसी अपने ही को ना पाए तो फिर क्या करे? ठीक है। उसने एक निगाह मुझे देखा। उन आंखों में न जाने क्या कुछ था और इसके बाद वो खामोशी से बाहर निकल गया। कामनी बाई ने शायद रास्ता छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो निगाहों से ओझल हुआ, कामनी बाई मेरे पास आ गई। रूपा देखो, वैसे तो जो कुछ भी तुमने किया है, इस जैसे लोगों को तो हमारे पास आना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक बात कहूँ, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। और ये दुगने तुम किसी और से न कह डालना। अभी जवानी है, सरकशी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जवानी और सरकशी तुम्हें ले डूबे। तुम्हें समझाना मेरा काम है और समझना तुम्हारा काम। हाँ ठीक है, मैंने सरसरी सी आवाज़ में कहा। मेरा दिल चाहता था कि इस नौजवान से मैं अच्छी तरह बातें करूं, उसकी सुनूं, अपनी कहूं, लेकिन मुझे मालूम था कि कामनी बाई दरवाजे पर छुपी हुई खड़ी अंदर की बातों पर कान लगाए हुए है। ऐसी सूरत में कोई बात राज में तो नहीं रह सकती, फिर कहने से क्या फ़ायदा, इसलिए मैं खामोशी रही। बहरहाल इसके बाद मैं अपनी मसहरी पर जा लेटी। मेरे दिल में उस नौजवान की मोहब्बत का कोई तस्वुर तो नहीं उभरा, लेकिन ना जाने क्यों मैं उसके बारे में सोच ज़रूर रही थी। उसकी सूरत मेरी निगाहों में उभर आती। अपने आप को समझाती रही कि पागल तवाइफों को दिलों से क्या वास्ता, अपने आप को संभाल, कहीं किसी से दिल हार बैठी तो जीवन भर परेशान रहेगी। मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही, फिर मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह अलबत्ता मैं ठीक थी, रात को अपने कामों में मसरूफ़ रही। वो मन का हारा दोबारा मुझे नजर न आया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त कुछ लोग कामनी बाई के पास आए। उन्होंने किसी तकरीब में मुजरे के लिए कामनी बाई से बात की थी और शायद इतनी रकम दी थी कि कामनी बाई तैयार हो गई, वरना कोठे को हम लोग बहुत कम छोड़ते हैं। उन लोगों से बात तय हो गई। आने वालों ने कहा था कि वो खुद ही लेकर जाएंगे। उन्होंने जिस शख्सियत का हवाला दिया था उसका नाम शायद कामनी बाई ने सुन रखा था। तैयारियां शुरू हो गईं और दूसरी लड़कियों के साथ मैं भी बाल बाल मोती पे रोने लगी। एक बड़ी सी मोटर हमें लेने के लिए आई और कामनी बाई, मैं, लड़कियां उस मोटर में बैठ गई। दूसरी मोटर में हमारे साजिंदे थे। दोनों मोटरें एक बहुत बड़ी शानदार हवेली के सामने जाकर रुकी और हम लोग नीचे उतरने लगे। कामनी बाई नीचे उतरी, फिर दोनों लड़कियां, और जैसे ही मैं नीचे उतरने लगी, अचानक ही वहां खड़े हुए एक शख्स ने दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके बाद मोटर ये जा वो जा। मैं तो हैरत से सकते में रह गई। कोई बात समझ में ना आ रही थी। झटके से मोटर आगे बढ़ी थी, इसलिए मैं सीट पर गिर पड़ी। कुछ लम्हे तक तो मेरा दिमाग चकराता रहा और इसके बाद सूरत हाल मेरी समझ में आ गई, लेकिन मैं ना जाने क्यों अपने आप को संभाले हुए थी और सोच रही थी कि क्या ही अच्छा हो। सच्ची बात यह है कि मैं कामनी बाई से उकता गई थी और कई बार मेरे दिल में आया था कि कहीं से तो कोई और जगह होती तो अच्छा था। कामनी बाई तो एक शिकारी चील है, वो जीवन में मुझे कुछ नहीं करने देगी। बहरहाल मोटर चलती रही और थोड़ी देर के बाद एक और खूबसूरत हवेली के सामने रुक गई। फिर जब मोटर चलाने वाले ने अपने मुंह से दाढ़ी मूंछें उतार कर चेहरा मेरी तरफ किया तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये तो वही था, वही पागल दीवाना। मेरी आंखें हैरत से देखती रह गईं। उसने कहा, मुझे अंदाज़ा है रूप कुमारी कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, पर क्या करूं, इसके अलावा और कोई तरकीब ही नहीं थी। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दी। मैंने कहा, तो वो सब तुम्हारे आदमी थे और वो हवेली, वो मेरी नहीं थी। बस उस हवेली में जो कोई रहता है ना, अगर कामनी बाई ने वहाँ शोर शराबा किया तो अब तक थाने पहुँच चुकी होगी। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं खुद भी तुमसे बातें करना चाहती थी, पर क्या करूं। जब तुम मेरे साथ कमरे में आए थे, कामनी बाई हमसे ज़्यादा दूर नहीं थी। वह दरवाजे से कान लगाए हमारी बातें सुन रही थी। नौजवान के चेहरे पर हैरत के नकूश उभर आए। उसने कहा, तो गोया आप? हाँ, लेकिन जो कुछ मैंने कहा था वो अब भी सच है। मैं तो तुम्हें एक गरीब आदमी समझ रही थी। ये अच्छी बात है कि तुम हैसियत वाले इंसान हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। आप आइए, अंदर आइए। आप नहीं समझती कि मैंने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। मैं नहीं जानता कि इसका मुझे क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल
वह मुझे लिए हुए अंदर दाखिल हो गया। सबसे पहले मेरी मुलाकात उन 2 लड़कियों से हुई जो सादा से लिबास में मलबूस थीं। उन्होंने हैरत से मुझे और फिर उसे देखा और फिर हैरत से बोली, राजी भैया कौन है ये? फजूल बातें मत करो, माता जी कहाँ हैं? वो बोला, कमरे में है अपने। हाँ, उसने कहा और आगे बढ़ गया। एक अजीब सा अंदाज था उसका। दोनों लड़कियां तेज तेज कदमों से हमारे पीछे आ रही थीं और मैं हैरान से उसके साथ आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह मुझे लिए हुए अंदर दाखिल हो गया। एक बहुत बड़े कमरे में एक दुबली पतली औरत जो शायद बीमार थी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने पलटकर हमें देखा और खुश्क होंठों पर जुबान फेरकर सीधी हो गई। लेकिन एक लड़की आगे बढ़ी और उसने कहा, नहीं माता जी, डॉक्टर साहब ने आपको उठने के लिए मना कर दिया है। ये लड़की कौन है राजदेव? ये लड़की कौन है? औरत ने उस नौजवान को देखते हुए कहा जिसका नाम पहले लड़की ने राजी लिया था और अब उस उम्र रसीदा औरत ने राजदेव कहा था उसे। इसका मतलब है उसका नाम राजदेव है। माता जी, ये रूप कुमारी है, वही रूप कुमारी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। माता जी, इसके बगैर मैं जीवन नहीं गुजार सकता। माता जी, बस मैंने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो खतरनाक भी है। मैं इसे अपने घर की सूरत दिखाना चाहता था। इसे बताना चाहता था कि इसने किस तरह मेरी खुशी छीन ली है। तूने अच्छा नहीं किया राजदेव। देखो रूप कुमारी, मैं तुम्हें जिस लिए यहाँ लाया हूँ वो मैंने तुम्हें उस कोठे पर ही बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे इसका मौका नहीं दिया। क्या तुम्हें मेरी मजबूरियों का इल्म नहीं था? क्या मैं तुम्हें बता नहीं चुकी थी? ये बहुत बड़े आदमी का घर है, बहुत बड़े आदमी का घर है ये। और रूप कुमारी, लेकिन आज वो दिन आ गया है कि कल का दिन हम सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे। और जानती हो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जानती हो ये किसका घर है? बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि कामनी बाई ने हमारे इस घर को तबाह बर्बाद कर दिया है। हमारे सरों से हमारा साया छीन लिया है। हमारी हर चीज़ बिक चुकी है। हमारा सब कुछ बिक चुका है, समझी? ये घर भी कामनी बाई के कब्जे में जा चुका है। ये घर कामनी बाई का हो चुका है। हम सड़कों पर नहीं आना चाहते। हम रूप कुमारी दर बदर नहीं होना चाहते। हम कामनी बाई से अपना सब कुछ लेना चाहते हैं। हमारा पिता कामनी बाई के कब्जे में है, वो सब कुछ उसके हवाले कर चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें हमारी मदद करना होगी रूप कुमारी, तुम्हें हमारी मदद करना होगी। और कुछ? मैंने मुस्कुराते हुए उस नौजवान को देखा। मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल उभरा। जीवन में ना जाने क्या क्या कुछ करती रही हूँ। अगर किसी के लिए कोई नेक काम करूँ तो हो सकता है मेरा जीवन भी संभल जाए। पहली बार नेकी का एक काम करने जा रही थी। मुझे मालूम था कि ऐसे कागजात और ऐसी चीज़ें कहाँ होती हैं। मैंने राजदेव को देखते हुए कहा, तो ये बात थी, तुम ये कहना चाहती थी मुझसे? हाँ रूप कुमारी, मेरी बहनों को देख रही हो, दोनों कुंवारी हैं। माता जी को देख रही हो, बिस्तर से लग गई हैं। पिताजी जो कुछ कर बैठे हैं उसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं। सारी दौलत, सारी जायदाद उन्होंने कामनी बाई के हवाले कर दी और हम कामनी बाई के एक इशारे पर सड़कों पर आ सकते हैं। नहीं राजदेव, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन तुमने मुझे एक नेकी करने का मौका दिया है। संसार में तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। मेरे इन अल्फाज से मुर्दा औरत की ज़िंदगी में जैसे जान पड़ गई। वह बिस्तर पर लेटी इतनी कमज़ोर, इतनी निढाल नज़र आ रही थी कि लगता था बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी गुजार सकेगी। लेकिन मेरे इन अल्फाज से उसमें एक नया जीवन दौड़ गया और वह थोड़ी सी मसहरी से उठकर बैठ गई। उसने कहा, बेटी, इंसान को कहीं तलाश नहीं करना पड़ता। इंसान तो अपने अंदर होता है, उसके अंदर झांक लो, इंसान मिल जाएगा। तुम्हारे मन में अगर हमारे लिए दया आई है तो हम हैरत नहीं करते, क्योंकि ये दया एक इंसान के लिए इंसान के मन में आई है। और अगर इंसान ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो इंसानियत का नाम भी मिट जाए। बस इतना ही कह सकते हैं बेटी कि भगवान तुम्हें इस संसार की सारी खुशियाँ दे दे। हमारे ये काम कर दो। माता जी, मैं आपकी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये काम मैं ज़रूर करूँगी, आप चिंता न करें। और फिर यूँ हुआ कि मैंने राजदेव से कहा, राजदेव मुझे बताओ ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें ला कर दे दूँ तो तुम्हारा काम बन जाए। 3 प्रोनोट लिखे हैं पिताजी ने, हमें वो चाहिए, क्योंकि उनके बगैर कामनी बाई हमारी दौलत और जायदाद पर कब्जा नहीं कर सकती। ये प्रोनोट हमें मिल जाएं। मैं जानती हूँ वो कहाँ होंगे। मैंने जवाब दिया और फिर बोली, मुझे ज़रा थोड़ी सी तफसील बताओ। मैं बता देता हूँ, राजदेव ने कहा। और मैं उसके साथ दूसरे कमरे में आ गई। दिल ही दिल में सोच रही थी कि राजदेव, मैंने तो ये सोचा था कि बस शायद तुम्हारे मन में मेरा घर बन गया है और मेरा अपना घर ही तुम्हारा मन हो, पर कोई बात नहीं। एक तो वाइफ के लिए मन में जो जगह होती है वो बस इतनी ही होती है। मुझे अपनी जगह का अंदाज़ा है, वो तो बस भूल जाती है कभी कभी, और इंसान ना जाने क्या क्या सोच बैठता है। चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे मेरी जगह समझा दी। बहरहाल वो रात मैंने उन लोगों के साथ ही गुजार दी। एहतियात के साथ वापस जाना चाहती थी ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। सोच समझकर काम करना था। चुनाचे दूसरे दिन मैंने उन लोगों के साथ नाश्ता वगैरह किया। अब मैंने अपने मन को शांत कर लिया और पुरसुकून थी। वो नेक काम जो मैंने इस खानदान के लिए करने का फैसला किया बहरहाल एक अहमियत का हामिल था, और मैं वो अहम काम करके अपने मन को खुशी देना चाहती थी।
नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने राजदेव से कहा, बस तुम मुझे एक तांगा ला दो और उस तांगे में मुझे बिठा दो, और सुनो, आज से ठीक तीसरे दिन मैं तुमसे मुलाकात करूंगी। हमारा घर तो तुमने देखा ही हुआ है। इस गली के आखिरी सिरे से वापस मुड़ने के बाद हमारे घर के पिछले हिस्से पर पहुंच जाना। निशान मैं तुम्हें बताई देती हूँ। पीछे पीपल का दरख्त है जहाँ गोवर्धन पूजा होती है। बस तुम उस पीपल के दरख्त के पास पहुंच जाना। मेरे कमरे की खिड़की उसी पीपल के दरख्त के सामने खुलती है। किस वक्त पहुंचूं? दोपहर को 2 बजे। हम जिन घरों के रहने वाले हैं ना, वहाँ दिन की रोशनी बेकार चीज़ होती है, क्योंकि हमारे काम रात को शुरू होते हैं, दिन में नहीं। उस समय सब लोग सो रहे होते हैं। याद रहेगा ना, आज से ठीक तीसरे दिन? हाँ, मुझे याद रहेगा। और सुनो, अगर मन में कोई खोट हो तो उसे मन से निकाल फेंको। मैं तो आ ही गई हूँ तुम्हारे पास। मन चाहे जो सलूक करो मेरे साथ, पर मैं तुम्हें धोखा देकर नहीं जा रही। इस बात को याद रखना। राजदेव कुछ ना बोला। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैं तांगा ले आता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। इस जगह से तांगे में बैठी तो हो सकता है तांगे वाला यहाँ के बारे में बता दे। मुझे कहीं दूर जाकर तांगे में बिठाओ। राजदेव ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। बाकी सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक ही हुआ। तांगे में बैठकर मैंने तांगे वाले को अपने घर का पता बता दिया। वो तो ऐसी जगह थी जिसे सब जानते थे, लेकिन अपने घर की जानिब सफ़र करते हुए मैं सोच रही थी कि राजदेव, मैंने तो ये समझा था कि तुम्हारी दीवानगी मेरे लिए है। तुमने मुझे मेरी औकात भी याद दिला दी। बड़ा अच्छा किया। आइंदा ख्याल रखूंगी। बिला वजह दिल में ना जाने क्या क्या ख्यालात बिठाए रखती हूँ। अपने आप को कितना ही समझा लेती, पर क्या करती। मन तो एक औरत का था, और औरत उसे जो मन चाहे कह लो, किसी भी रूप में नजर आए, कितनी ही बदलने की कोशिश करे, अपने अंदर से औरत ही होती है। राजदेव जिस अंदाज में मेरे पास आया और जो कुछ उसने जाहिर किया, इससे तो मैं यही समझी थी कि मेरा पुजारी है, मुझे चाहता है, पर ऐसा नहीं निकला। उसकी कहानी दूसरी ही थी, और सच जानो ना जाने क्यों मुझे दुख हुआ। घर वापस पहुंची। तांगे से उतरकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, एक हंगामा मच गया। कामनी बाई दौड़कर मुझसे लिपट गई। बाकी लड़कियां भी हैरत का इजहार कर रही थीं। कामनी बाई मेरे बदन पर सजे एक एक जेवर को देख रही थी। सब कुछ देखकर वो हैरान रह गई। तू अच्छी तो है ना रूपा? तू अच्छी तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों? बस, क्या हुआ था तुझे? कौन था वो पापी? हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक हुआ। वो तो बड़ी चालाकी से आए थे। हमारे आदमियों को मार पीट कर उन्होंने गाड़ियों से उतारा। बस वो तुझे ही अगवा करना चाहते थे। पर ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं माताजी। उन्होंने मुझे भी एक वीराने में ले जाकर छोड़ दिया, और मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मीलों पैदल चलती रही, तब कहीं जाकर शहरी आबादी तक पहुंची। वीराने में छोड़ दिया? हाँ। पर क्यों? क्या चाहते थे वो? यही तो समझ में नहीं आता माताजी कि क्या चाहते थे। मैं तो समझती हूँ कि बस भगवान ने दया की, वरना पापी तुझसे तेरा जेवर ही छीन लेते। और सुन, एक बात बता सच्ची, कहीं। कामनी बाई ने खामोश होकर मेरी सूरत देखी तो मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, नहीं माताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाता। अरे मैं तो ना जाने क्या क्या सोचे बैठी थी तेरे बारे में। बहरहाल ऐसा ही हुआ। बात टल गई और मेरे दिन रात आराम से गुजरने लगे। आराम से तो मैं कह रही हूँ, बेकुली उस वक्त शुरू होती थी जब रात ढल जाती थी और मैं पुरहवस निगाहों को अपने बदन में चुपते देखकर निढाल हो जाया करती। हाय, कोई इन आंखों में मेरे लिए प्रेम भी पैदा कर दे। मैं सोचती थी माता जी के यानी कामनी देवी के सेफ पर से वह प्रोनोट और दूसरी चीज़ें निकालना बड़ा मुश्किल काम था, पर मैंने इसे कर ही लिया और खूब अच्छी तरह वो कागजात देखे। सब कुछ ठीक था। अब इसके बाद मुझे ये कागजात राजदेव तक पहुंचाने थे और वो वक्त आने वाला था। मैंने उन कागजात का एक पैकेट बना लिया और उस दिन सुबह ही से बेचैन हो गई। जिस दोपहर मुझे वो पैकेट राजदेव को देना था, मुकर्रर वक्त पर मैंने खिड़की खोली। घर के तमाम लोग आराम से सो गए। ठीक वक्त पर राजदेव मुझे नजर आया और मैंने वो पैकेट उसकी तरफ फेंक दिया। राजदेव ने उसे लपक लिया और इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और वहां से चला गया। मगर मैं धूप भरे मौसम में ना जाने कब तक वहां खड़ी राजदेव को जाते हुए देखती रही। फिर मैंने मन ही मन में कहा, बस इससे ज्यादा मेरी कोई कीमत नहीं। बहरहाल मैंने खिड़की बंद कर दी। सारे पापी संसार में एक जैसे होते हैं, सब अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन में कोई झांक कर नहीं देखता। मेरी आरजू थी कि एक भी ऐसा मन का मीत मिले जो मन में आ बैठे, अपने मन में मुझे बिठा ले, चाहे वो टूटी सी झोंपड़ी ही क्यों ना हो, चाहे कोई गंदी सी जगह ही क्यों ना हो, पर मन का सौदा मन से करे। सो ऐसा कोई नजर नहीं आता था। यहाँ तक कि जब वो कोठे पर आया और उसने मीठी निगाहों से मुझे देखा तो मेरा मन धड़क उठा। चेहरे पर चाकू का बड़ा सा निशान और आंखों में खून तैर रहा था, पर नोटों के ढेर साथ लाया था और ये सारे ढेर उसने मुझ पर लुटा दिए। कामनी बाई तो उसके पास ही जाकर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। लेकिन रात को जब मुजरा खत्म हुआ तो छुम्मन लाल आकर बैठ गया। कामनी बाई ने उसे देखा तो बोली, क्या बात है छुम्मन लाल? अरे आप इसे नहीं पहचानती कामनी बाई? किसे?
वो जो आपका मंजूर नज़र हो रहा है। तुम जानते हो उसे? आप नहीं जानती, यह हैरत की बात है। अरे है कौन? बकबक किए जा रहे हो। मैं कौन सा सारे संसार को जानती हूँ। वो कंगन सिंह है, डाकू कंगन सिंह हैं। कामनी बाई की आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं पहचानी थी ना आप उसे? अरे मैं क्या जानूं, पर नाम तो बड़ा सुना है उसका। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ कामनी बाई, बहुत अच्छी तरह। हे भगवान, ये तो सब लूट का माल दे गया है हमें, कहीं पुलिस ना आ जाए। पुलिस तो खैर क्या ही आएगी, मगर वो फिर आएगा। रूपा को उसने निगाहों में बिठा लिया है। आप तो चूंकि उसे जानती नहीं थी, इसलिए आपने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, पर मैं तो उसे पहचानता था। बस देखता ही रहा मैं उसे। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो रूपा पर मर मिटा है। तो ये तो खुशी की बात है ना चुम्बन लाल? बात खुशी की है या नहीं, लेकिन डाकुओं के कदम हमारे यहाँ आने नहीं चाहिए थे। क्या बात करते हो चुम्बन लाल जी? हमारे यहाँ आने वालों में डाकुओं के सिवा भी और कोई होता है? अरे ये सारे के सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से डाके डालते हैं और फिर लूट का माल खर्च करने के लिए हमारे पास ही आते हैं। अगर कंगन सिंह रूपा को पसंद करता है तो ये तो अच्छी बात है, कोई टेढ़ी नज़र से देखने वाला नहीं रहेगा हमारे कोठे की तरफ। हाँ, पुलिस के सिवा, चुम्बन लाल ने कहा। अपने मनहूस मुंह से मनहूस बातें ही निकालते रहना चुम्बन लाल जी, कोई काम की बात मत करना। चुम्बन लाल तो खामोश हो गया, लेकिन रात को मैं बेचैन हो गई। मेरी निगाहों में तो बड़ी मूंछों और जख्मी चेहरे वाला कंगन सिंह गर्दिश करने लगा। मैंने गौर नहीं किया था उसकी आंखों पर। दोबारा आया तो गौर करूंगी, मैंने दिल में सोचा। वही तड़प, वही प्यास मेरे मन में थी जो मुझे बेकुल कर दिया करती। कोई तो हो जो मुझे अपने मन में बसाकर पिया नगर ले जाए, बस ये अजियत मन में थी। फिर दूसरे दिन कंगन सिंह दोबारा आया और शायद उसने कामनी बाई से कुछ कहा भी, क्योंकि कामनी बाई परेशान हो गई थी। वो चला गया और मैंने कामनी बाई को कहते सुना, चुम्बन लाल जरा मालूम तो करो, ये कंगन सिंह यहाँ कैसे आया है? दिन भर आज उसी के बारे में तो मालूम करता रहा हूँ कामनी बाई। सोचा ये था कि रात को मुजरा खत्म हो जाएगा तो तुम्हें बताऊंगा। वो दोबारा आ गया। अरे वो तो ना जाने क्या क्या बक रहा था मुझसे। क्या बक रहा था? कह रहा था कि रूपा उसे दे दूं। क्या? हाँ कामनी बाई, कुछ करना होगा तुम्हें, पता है। वो अभी थोड़े दिन पहले जेल से छूट कर आया है और बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुम्हें पुलिस अफसर से मिलना चाहिए, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। जेल से छूट कर आया है तो और क्या? हाय राम, मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी परेशान हो गई। अब देख लो कामनी बाई, क्या कर सकती हो। वो एक साहिब आते हैं हमारे यहाँ, नाम भूल गई उनका कोई अजीज़ बहुत बड़ा पुलिस वाला है। उनसे बात करूंगी कि वो कुछ करें। कर लेना जो दिल चाहे कर लेना, मगर कुछ कर ज़रूर लेना। फिर वही हुआ। उस दिन कंगन सिंह मेरे पास आ गया। मुजरा ख़त्म हो गया था और मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि कंगन सिंह गया या नहीं। बहरहाल मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन फिर मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक महसूस हुई। आधी सोई थी, आधी जाग रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो ये देखकर धक से रह गई कि दरवाजे में कंगन सिंह खड़ा हुआ था। एक लम्हे के लिए मुझे खौफ महसूस हुआ, मगर फिर मैं अपने उन्हीं जज्बात का शिकार हो गई। कंगन सिंह आगे आ गया। उसने कहा, मुझे माफ़ करना बीबी जी, मन का मारा हुआ हूँ। संसार ने मुझे पता नहीं क्या से क्या बना दिया है। तुम्हारे पास आना चाहता था, आओ, मैंने आहिस्ता से कहा। उसने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर बोला, मेरे आने का बुरा तो मनाया होगा तुमने। शक्ल भी मेरी अच्छी नहीं है और ये सीने के अंदर गोश्त का एक लौथड़ा है जिसे दिल कहते हैं देवी जी। इंसान की शक्ल कैसी भी हो, ये पापी एक ही शक्ल का होता है, बिल्कुल एक ही शक्ल का, हर इंसान के सीने में। तुम क्या कहना चाहते हो? देखो रूप कुमारी, मेरा माजी बहुत बुरा है। एक डाकू की हैसियत से मैं मशहूर हूँ, पर मेरे मन में तुम्हारा प्रेम जाग उठा है। जीवन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अगर मुझे अपने मन में बसा लो, सच कहता हूँ, सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। बोलो, कोई गुंजाइश है? तुम यहाँ तक कैसे? मैं अगर यहाँ आना चाहूँ तो तुम्हारे घर में एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सके, लेकिन प्रेमी के द्वार दबे पाँव ही जाना होता है, गर्दन झुकाकर जाना होता है, और मैं चुप कर ही यहाँ तक आया हूँ। वो औरत अगर मुझसे तुम्हारे वजन के बराबर सोना मांगती तो मैं उसे दे देता, मगर वो बातें ऐसी करती है कि मुझे गुस्सा आने लगता है। पर क्या करूँ, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी वजह से उसके साथ मैं कोई बुरा सलूक नहीं कर सकता। पर देवी, एक बात सुन लो, ले जाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तुम अपना कौल निभा सकोगे, अपना वचन पूरा कर सकोगे? कंगन सिंह, मैंने कहा तो वो चौंक पड़ा। कौन सा वचन, कौन सा कौल? यही कि अगर मैं तुम्हारी हो जाऊं तो तुम बुरे काम छोड़ दोगे। हाँ, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तो फिर मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, मैंने कहा, और उसकी आंखों में जैसे चिराग जल उठे। उसने कहा, तो फिर आओ, अपना जो कुछ है यहाँ से ले लो और निकल चलो मेरे साथ। तो मैंने ऐसा ही किया। बहुत से जेवर थे, बहुत सा माल था, मैंने वो सब गठरी में बांधा और इसके बाद उसके साथ बाहर निकल आई। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। पता नहीं ये सच्ची खुशी थी या फिर धोखा खा रही थी मैं, लेकिन रास्ते में उसने कहा, मैं बहुत ताकतवर हूँ रूप कुमारी, संसार को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। मैं जानता हूँ इस संसार से कैसे बचा जा सकता है। तुम परेशान बिल्कुल मत होना, हम नए जीवन का आगाज करेंगे। उस जीवन में तुम एक सच्ची और प्यार करने वाली पत्नी होगी और मैं तुम्हारा पति।
जीवन के लम्हात कितने ही लंबे क्यों ना हों, मेरे लिए बड़े कीमती होंगे। हम दुनिया वालों से दूर अपनी दुनिया बनाएंगे। ना जाने क्या क्या कहता रहा वो, और मैं उसके साथ लारी अड्डे पहुंच गई। फिर हम लॉरी में बैठकर चल पड़े। मैं बहुत खुश थी मैं। यही तो चाहती थी मैं, और ऐसे मन के मीत को पाकर मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा। लारी का सफ़र जारी रहा। रात का काफ़ी समय था जो बीत गया था। मैं खिड़की से गर्दन बाहर टिकाए भागते हुए खेतों और इमारतों को देख रही थी। इससे पहले जब भी कभी सफ़र किया दिल में कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन आज का यह सफ़र बड़ा अजीब था। कंगन सिंह ने जो बातें कही थी वो एक तरह से मेरे लिए नई जिंदगी का बाइस थी। भगवान करे ऐसा ही हो जैसा उसने कहा। हम एक छोटी सी आबादी में पहुंच गए। लॉरी रुकी, उसे आगे जाना था। कंगन सिंह मेरे साथ नीचे उतर गया। फिर यहाँ से एक तांगे में सवार हुए और तांगे वाले को उसने एक जगह का पता बता दिया। मैंने उससे पूछा, अब कौन सी जगह है ये और हम कहाँ जा रहे हैं? एक जानने वाले का घर है, उस घर में एक बुढ़िया रहती है। कभी कभी मैं उस बुढ़िया को कुछ पैसे दे दिया करता था। असल में तुम्हें यह तो मालूम हो गया कि मैं इससे पहले डाके डालता रहा हूँ। अब मैं अपने गिरोह से अलग हो गया हूँ। हमने अपने बहुत से आर्जी ठिकाने बना रखे थे। उन्हीं ठिकानों में से एक ठिकाना ये है। हम इस घर में आकर छुप जाया करते थे। उस बुढ़िया को पैसे दे दिया करते, वो यहाँ आराम से हमारे सारे काम कर दिया करती। कुछ वक्त हम यहाँ रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से भी आगे निकल चलेंगे। अभी एक जगह रुकना मुनासिब नहीं होगा। मैंने गर्दन हिला दी। तांगे का सफ़र ख़त्म हुआ। ये बस्ती कच्चे पक्के मकानों की बस्ती थी। छतों पर कहीं घास के छप्पर पड़े हुए थे। एक बहुत सीधा घर के सामने कंगन ने तांगे से उतरने के बाद दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा खुल गया। मैली कुचैली साड़ी में लिपटी एक औरत ने कंगन सिंह को देखा और जल्दी से पीछे हट गई। अरे कंगना, तू है? हाँ मैं हूँ मासी। ये देख पत्नी लाया हूँ अपने साथ। मैंने कहा चल ज़रा मासी के चरण छू लें, क्योंकि इस संसार में मासी के सिवा मेरा कोई नहीं है। भगवान तुझे सुखी रखे। तूने शादी कब कर डाली? बूढ़ी औरत ने कहा। कंगन सिंह मेरे साथ अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा सेन, बरामदा और एक कोठरी, ये इस घर की पूरी कायनात थी। औरत हमारी खातिर वगैरह में मसरूफ़ हो गई और कंगन सिंह यहाँ आकर बहुत मुतमईन हो गया। औरत ने कहा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ, बहू का आराम से बिठा। मुझे ये अल्फाज अमृत महसूस हो रहे थे। क्या सचमुच मेरे जीवन का यह अनोखा सपना पूरा हो जाएगा? मैंने मन ही मन में सोचा। सपने पूरे हो भी जाते हैं अगर इंसान की लगन सच्ची हो। बहुत सी बातें मुझे याद आ रही थीं। कंगन सिंह ने कहा, बूढ़ी माँ से ये कहना ज़रूरी था। तू ये ना समझना कि मैं तुझे कोई धोखा दूंगा। फेरे करूंगा तेरे साथ, पत्नी बनाऊंगा तुझे अपनी, दुनिया भर की इज्जत दूंगा तुझे। लिख कर रख लेना ये बात। मेरे दिल में मुसर्रतों के चिराग जल उठे। बूढ़ी औरत ने नाश्ता तैयार किया, कच्ची पक्की पूरियाँ और तरकारी, मगर बता नहीं सकती कि उसमें मुझे कितना मज़ा आया। कंगन सिंह ने कहा, अब तो यूं कर रूप के यहाँ आराम कर सो जा। सफ़र में सारी रात जागती रही है। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगा। हो सकता है हमें यह रात यहीं बितानी पड़े, और अगर रात ना बितानी पड़े तो आज ही रात यहाँ से चल पड़ेंगे। समझी? तूने समझ लिया है? मैंने मासी से क्या कहा है? ऐसा ही जाहिर करना जैसे तेरी मेरी शादी हो चुकी है, मासी को शक न होने पाए। ठीक है, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? ज़रा सी मालूमात भी तो करनी होगी कि कामनी बाई ने हम लोगों के आने के बाद हमारे खिलाफ क्या क्या किया है। हाँ ये तो है, वैसे वो बहुत चालाक है। समझ तो जाएगी कि तुम्हारा किया हुआ है। मुझसे ज़्यादा चालाक नहीं है। मैं सब ठीक कर लूँगा, तुम चिंता मत करना रूप कुमारी। उसने मुझे इत्मीनान दिलाया और मुझे ना जाने क्यों इत्मीनान सा हो गया। वो चला गया और बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, बहुत अच्छा है कंगन, मुझे मासी कहता है। मैं भी इस पापी से प्रेम करने लगी हूँ, पर यह मुझे मालूम है कि बुरे काम करता है। बेटी, मेरे इस संसार में कोई नहीं। बस ये समझो कि भगवान ने जितना जीवन दिया है उसे गुजारने पर मजबूर हूँ। कोई अपने हाथों से अपनी हत्या भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं से गुजारा हो ही जाता है। कंगन, जो कुछ है तुझे मालूम तो है ना उसके बारे में? हाँ मासी, मुझे मालूम है, पर मन का अच्छा है। मेरे साथ तो उसने कभी बुरा सलूक नहीं किया। भगवान करे तू भी उसके साथ खुश रहे। हाँ माता जी, बस दुआएं ही चाहिए। वो मुझसे बहुत सी बातें करती रही और मैं बहुत खुश हुई। फिर रात को कंगन वापस आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू खुश तो है ना रूप कुमारी? अब तो दिल चाहता है कि एक लम्हे के लिए भी तेरा साथ ना छोड़ूं। तो मत छोड़ो ना मेरा साथ। मैं कब कहती हूँ या कब चाहती हूँ? हाँ, वो बात असल में यह है कि जेल से छूटा था ना, जेब में कुछ नहीं था। जो कुछ लूट मार करके हासिल किया था कामनी बाई को दे दिया और उसके बाद खाली हाथ हो गया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जो तुम्हारे लिए इतना कुछ ले आई हूँ। मैंने कहा, अरे तो क्या अब तेरे बल पर जीऊँगा? बाजू देख मेरे, जो कुछ चाहूँ कर सकता हूँ। देखो कंगन, इसमें से जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। मैं कभी ना बोलूँगी, पर जो वादा किया है वो पूरा करना। जीवन में सारे बुरे काम छोड़ दो, एक अच्छे इंसान बन जाओ। मैं समझूंगी कि संसार में मुझे सब कुछ मिल गया। तू चिंता मत कर, यही कोशिश करूँगा, उसने कहा और मैं खामोश हो गई। रात को वो मेरे पास आ लेटा। बूढ़ी औरत सेहन में चारपाई बिछाकर सो गई।
कंगन को अपने इतने करीब पाकर मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। वो आहिस्ता से बोला, कंगन सिंह, सारी बातें मानी है ना मैंने तुम्हारी? तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं हुई है ना मुझसे? नहीं रूपा, क्यों? एक बात तो मेरी मान लो। हाँ हाँ बोलो। देखो कंगन, वो तवाइफ का कोठा था, वहाँ मैं तवाइफ थी। यहाँ मैं तवाइफ के घर से भाग कर आई हूँ। मैं तवाइफ नहीं बनना चाहती। क्या मतलब? भगवान की सौगंध, अभी तक मैं पवित्र हूँ। मेरे शरीर को किसी ने नहीं छुआ। मेरे मन में एक जोत है, मेरी आत्मा की एक प्यास है, वो ये कि मेरा शरीर मेरा पति छुए, सिर्फ मेरा पति। रूपा अपनी कहानी सुना रही थी और मैं इस कहानी में खो गया। हर दिल में आरजुएं होती हैं, शायद ये आरजुएं ही जिंदगी कहलाती हैं, वरना अगर सारी आरजुएं पूरी हो जाएं तो फिर जीने के लिए क्या रहे। लेकिन कभी कभी अपनी ज़ात के साथ अजीब मजाक होता है। जैसे मैं रूपा की कहानी सुन रहा था, अपनी भूल गया था। हालांकि मेरी अपनी ज़िंदगी की एक कहानी थी, एक अजीबोगरीब कहानी, और वक्त ने कुछ देर के लिए मुझसे मेरा माजी छीन लिया। माजी में क्या किया है तकरीबन हर इंसान को मालूम होता है, लेकिन जिसका रिश्ता अपने माजी से टूट जाए उसकी क्या कैफियत होती होगी, इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिस पर बीती हो। अपनी कहानी मेरे जहन में वाज़ेह नहीं थी, लेकिन मैं रूपा से उसकी कहानी सुन रहा था। वो भी अपनी धुन में कहे जा रही थी।